हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का SA ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। आप लोगों के सपोर्ट से चैनल बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। आज हम लोगों का जो टॉपिक्स है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन। तो हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आज पढ़ाई करेंगे। ये पार्ट 1 हमारा होगा। इस तरह करके पार्ट सेकेंड, थर्ड इस तरह आएगा और ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि प्रकाश है क्या। अगर कोई बच्चा जानता हो तो वो कमेंट करे कि प्रकाश है क्या। देखिए, जनरली आप लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश एक क्या है, बाह्य भौतिक कारक है, यानी कि एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर होता है। इसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। इमेजिन कीजिए, अगर इस यहाँ पे लाइट होता ही नहीं तो बिल्कुल अंधे की तरह हम लोग होते हैं, कुछ दिखता ही नहीं हम लोग को। समझ में आ रही है ना। तो प्रकाश क्या है, एक एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर है, यानी कि बाह्य भौतिक कारक है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश को कहा जाता है कि यह एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये। अच्छा, उसी तरह कहा जाता है कि प्रकाश जो होती है ये क्या है, विद्युत चुंबक की तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, आप लोगों को तो वो पता होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। कितना होता है बाबू साहब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर -1, ब्रैकेट को चेंज किया है, -1 भी लिख सकते हैं हम लोग। आपको मन करे तो मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात सेम होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ पे हवा उपस्थित ना हो, यानी कि अंतरिक्ष वगैरह में प्रकाश की चाल इतनी होती है। इससे अभी तक स्पीड कोई भी चाल है नहीं। ये हम लोगों का आएगा फिर अपवर्तन में। ठीक है, अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। अभी हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले लाइट के बारे में समझेंगे। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है, पढ़े आप लोग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसका प्रमाण कौन दिया? कैसे आप लोग को पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? तो चलिए समझ लीजिए आप लोग कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसका प्रमाण दिया गया था 300 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। इसको देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था बाबू साहब? यूक्लिड। यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने 300 ईस्वी में कहा था कि प्रकाश को प्रकाश ना कहकर इन्होंने कहा था, क्या चीज हुआ, ऑप्टिका। क्या कहा था? ऑप्टिका। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अध्ययन करना, यानी कि फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। तो आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा कि ऑप्टिक्स निकला कैसे है। तो 300 ईस्वी में यूक्लिड नामक वैज्ञानिक प्रकाश को ऑप्टिका कहते, और ऑप्टिका का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि सर ये आप कहाँ से बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं, तो आप लोग क्लास 7th का अगर चाहे तो इसका प्रमाण देख सकते हैं। क्लास 7th में दिया हुआ है प्रकाश एक चैप्टर, जिसमें छोटा सा बॉक्स बना होगा इंडेक्स में। आप लोग उसको बिल्कुल बढ़िया से पढ़िएगा ना, उसमें ये पूरी बातें बताई जाएगी। ठीक है, कि प्रकाश जो था 300 ईस्वी में यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने देखा था, और इसका नाम दिया था क्या चीज, ऑप्टिका। और ऑप्टिका का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए, फिर कहा था इन्होंने, ये भी बोले थे यूक्लिड साहब भी, कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अरे भाई, इसका कोई तो प्रमाण दीजिए। तो दिए थे, एक पाइप ले लिए थे, बहुत लंबा सा पाइप, एक लंबा सा ये पाइप लिए थे। इस पाइप में एक छोर से ये अगर देख रहे थे प्रकाश को आंख की मदद से, यहाँ पे आई रखे थे अपने आंख की मदद से, तो यहाँ की वस्तुएं दिखाई उनको दे रही थी। मानिए ये गाछ है, यहाँ की वस्तु उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी। अगर वही उन्होंने क्या कहा हुआ कि अगर यही जो पाइप है इस तरह हो और यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी आए, यानी कि लाइट आए, ठीक है, तो आप सोचिए कि क्या यहाँ की वस्तुएं दिखाई देगी? जी नहीं दिखाई दे सकता। इसका मतलब है कि प्रकाश क्या होती है जी, सीधी रेखा में गमन करती है। इसका प्रमाण कौन दिया है? यूक्लिड दिया है 300 ईस्वी में। नाम क्या बोले थे? प्रकाश नहीं,
ऑप्टिका एंड ऑप्टिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिका क्या है। इसमें किसी को किसी तरह का दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका जवाब आप लोग को बताया जाएगा। देखिए अगली चीज आप समझिएगा थोड़ा सा कि ये क्या हम बताने वाले हैं। किरण, किरण को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या बोलते हैं बाबू? रे। रे क्या है? प्रकाश की जो गमन पथ होती है ना, पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। देखिए प्रकाश की ये गमन पथ है, प्रकाश की ये गमन पथ है, हम इसे कहेंगे कि ये एक किरण है। ये क्या है बाबू? किरण है। यानी कि प्रकाश की गमन पथ ही किरण कहलाती है। और किरणें बहुत सारे ग्रुप में आती है, यानी कि समूह में आता है। यदि किरण ग्रुप में हो तो उसको किरण पुंज कहते हैं। देखिए देहात में क्या होता है बाबू, सब गांव में, कि आप लोग धान की कटनी देखे होंगे, गेहूं की कटनी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, काट काट के ऐसे ही लंबा बना दिया जाता है लाइन, उसके बाद उसको एक के ऊपर एक करके पजिया दिया जाता है। पजियाना समझते हैं जी, उसको पुंज मतलब ढेर लगाना, ठीक है। तो यदि किरणें आपस में मिल जाए और ढेर बना ले तो हम उसको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू साहब? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। किसी को कोई दिक्कत? देखिए अकेले है तो किरण, अगर ढेर में है तो किरण पुंज। अब ये किरण पुंज भी कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जिसको कहते हैं समानांतर किरण पुंज। देखिए हम आप लोगों को ये सारी चीजें समझा रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसका पूरा नोट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल की मदद से मिल जाएगा, या आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, उससे हम आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, साइंस में 90 प्लस लाना 100% श्योर है, ये तो तय है आप लोगों का आएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोग को, ताकि आगे बढ़े हम, ठीक है। देखिए एक होता है समानांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज बाबू? समानांतर किरण पुंज कहिए तब, चाहे कभी कभी दे देता है बाबू साहब प्रकाश पुंज। प्रकाश कहिए तब या किरण कहिए तब, बात एक ही होता है, ठीक है। तो समानांतर किरण पुंज क्या है? जब कई तरह की किरणों के पुंज, अभी बताया आपको किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। अकेले होगा गमन पथ तो किरण, ढेर में होगा तो किरण पुंज, और समानांतर किरण पुंज कैसा होगा? तो वैसे किरण पुंज है जिसमें कई तरह की प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चले। कैसा चले? समानांतर। देखिए ये कैसा है, तो ये समानांतर किरण पुंज का है। आप लोग के जो नोट्स होंगे उसमें सारा ये फिगर बना होगा, आप लोग उससे फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। गौर से समझिए समानांतर किरण पुंज क्या है? जब कई तरह की किरणें एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जैसे एक के समानांतर, ठीक है। इस तरह की किरण को पुंज को कौन सा किरण पुंज कहेंगे? समानांतर किरण पुंज, ठीक है। चलिए हम इसको जाते हैं दूसरा चीज, आप लोग समझिए। एक तो हो गया आपका समानांतर किरण पुंज, दूसरा हो जाता है बाबू, आप लोग बिल्कुल साइंस ध्यान से पढ़िए, आप लोग को याद हो जाएगा क्लास में ही, ये बिल्कुल तय है, ठीक है। गौर से समझिए। एक होता है, अच्छा इसका हिंदी उसका इंग्लिश क्या होता है वो? समानांतर किरण पुंज का पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभी दशहरा का टाइम है, ठीक है, तो बहुत सारी डीजे वगैरह बज रहा है, तो आप लोग प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो बातें बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों को याद नहीं करते हैं, और जो भी इधर उधर की बातें होती है ना उसको सबसे पहले गेज करते हैं, मतलब ले लेते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान कम दीजिए। अभिसारी किरण पुंज क्या है इसके बारे में गौर से आप लोग समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। देखिए इसमें क्या हुआ सब कि उसमें क्या था कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर आती थी तो समानांतर किरण। इसका है अभिसारी, जब बहुत तरह की किरणें यानी कई प्रकार की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाए,
किसी एक बिंदु पर आकर बाबू केंद्रित हो जाए तो हम उस तरह के किरण पुंजों को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए यहाँ पे कई तरह की प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो गई, संतृप्त हो गई, मिल गई, इसीलिए हम इस तरह की किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और होता है अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, गौर से समझिए बाबू आप लोग। इसमें क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, जब बहुत तरह की प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चले हम उसको समानांतर किरण पुंज। इसमें क्या है, बहुत तरह की प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाए अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर कई दिशाओं में फैल जाए तो इस तरह के किरण पुंज को कौन सी किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च देखे हैं बाबू साहब, टॉर्च एक जगह से कई दिशाओं में फैला देता है, इसी तरह वर्क करता है, अर्थात उसकी किरणें कौन सी किरण कहलाएगी? अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए आगे एक चीज समझिएगा आप लोग थोड़ा सा बाबू। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर पदार्थ जो होता है दो तरह के, एक हो गया जिसको कहते हैं दीप्त पदार्थ। आप लोग नाम शायद सुने होंगे, आई थिंक इसके बारे में जानते भी होंगे आप लोग। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है बाबू साहब? सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक है, वैसी पदार्थ या वैसी वस्तु है जो अपने, जिसके पास खुद की अपनी रोशनी हो उसे दीप्त पदार्थ कहेंगे। वैसे पदार्थ जिनके पास खुद की अपनी रोशनी हो उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है बाबू साहब? सूर्य के पास अपनी रोशनी है, अर्थात ये किस प्रकार का पदार्थ हुआ? दीप्त पदार्थ। अच्छा, उसी तरह आप कहिएगा सर चांद के पास अपनी रोशनी है। नहीं, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, तारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, दीपक हो जाएगा। बाबू साहब दीपक कोई लड़का होगा, दीपक तुम नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दीपक जो है ना, जो दिया जलता है वो दीपक है। ठीक है, किसी दीपक को मत बोलने लगा कि तुम दीप्त पदार्थ हो। कोई भी बच्चे किसी दीपक को ना बोलेंगे कि तुम दीप्त पदार्थ हो। दीपक जो दिया होता है उसको बता रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर एक बात कहे कि जुगनू क्या है, जुगनू आप लोग जानते हैं, जुगनू मच्छर की तरह एक होता है जुगनू, उसके पास खुद की अपनी रोशनी है। अगर काट के भाग जाए मच्छर ना, वो घुस जाए तो आप कहिएगा अरे भाई का आ गया। अंग्रेज की कहानी आप लोग यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आप लोग को उसकी कहानी हम सुना देंगे। ठीक है, अंग्रेज आया कैसे यहाँ पर और वो कैसे कंफ्यूज हुआ। तो दीप्त पदार्थ के पास अपनी खुद की रोशनी है, इसीलिए हम इसे दीप्त पदार्थ कहेंगे। अच्छा, साइंस के लैंग्वेज में अगर अ आता है ना किसी नाम से पहले, इसका मतलब होता है उसका ऑपोजिट। जैसे मानिए ये है दीप्त, दूसरा हो जाएगा अदीप्त। यह है दीप्त और दूसरा क्या हो जाएगा? अदीप्त। यानी कि वैसे पदार्थ जिसमें अपने खुद की रोशनी ना हो उसे कौन सी पदार्थ कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे लकड़ी, कुर्सी, मार्कर, इसके पास रोशनी है अपनी। देखो तो चमक रहा है बाबू, नहीं चमक सकता। हम खुद एक दीप्त पदार्थ है, नहीं हम एक अदीप्त पदार्थ है, हमारे पास खुद की रोशनी थोड़ी है। ऐसा होता तो हम भी चमकते हुए दिखाई देते चांद की तरह। समझ आ रही है? खैर उसके ऊपर मत देखिए, आगे जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो अगर आप कमेंट करिए, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। फिर देखिए इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? अगर किसी भी तरह का साइंस में दिक्कत हो तो कृपया करके बाबू आप सभी कमेंट कीजिए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों को फुल सपोर्ट करेंगे। जिस तरह भी हो आप लोग बस बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइए। ठीक है, बस मेरा यही एम है आप लोगों का अच्छा नंबर लाना। फिर देखिए एक अब अगला टॉपिक हम लोग का आता है ऑप्टिकल मीडियम। आप लोग नाम सुने होंगे शायद, आई थिंक ऑप्टिकल मीडियम। कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं वो सब? प्रकाशीय माध्यम। आप लोग ये मत सोचिएगा सर आप लिखवा क्यों नहीं रहे नोट्स। अरे बाबू आप लोग को हम देंगे नोट्स, प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, आप लोग उससे कनेक्ट
होइएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल से, उसमें आप लोग को पूरा नोट्स मिलेगा बिल्कुल अच्छी तरह से। ऑप्टिकल मीडियम यानी कि प्रकाशीय माध्यम, ये क्या होता है गौर से समझिए। जब प्रकाश की किरणें किसी जहां से निकल कर आती है, वो माध्यम जो होता है ना, वो माध्यम होता है प्रकाशीय माध्यम। यानी कि प्रकाश जहां से निकल कर आ रही है, वो जो मीडियम होगा वही मीडियम होगा प्रकाशीय माध्यम। ये प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं समांगी माध्यम, समांगी माध्यम, और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। इसका होता है होमोजेनस, इसका क्या हो जाएगा हेट्रोजेनस। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा वो सब, ठीक है। हम लोग का बोर्ड पे लिखने का इतना मोटा मानकर राइटिंग अच्छी थोड़ी होगी जिस तरह है आप लोग को समझा रहा है, और से समझिए। समांगी माध्यम क्या है? वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके सभी गुण, यानी कि एक भाग को अगर हम ले, उसके सभी के सभी गुण एक ही जैसे और उसकी बनावट भी एक हो, हम उसको समांगी माध्यम कहेंगे। सर ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में देखिए, इसको समझ में आएगा। देखिए जैसे मानिए कि ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर है, जल है। जल के इस भाग को और इस भाग को, दो भाग हो गया, ये अपना फर्स्ट भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट, ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट। अगर हम इस भाग को देखें तो जल के अंदर H2O है, अरे यही ना जल के कण जी, यहाँ पे है H2O। आप बताइए कि हम जल के इस भाग को देखें तो वही बनावट, उतने ही सभी चीज, क्या इस भाग को लेंगे तो इसमें अलग हो जाएगा जी? नहीं, वही रहेगा। इसका मतलब जल क्या हुआ, खुद एक जल समांगी माध्यम हुआ। अच्छा उसी तरह अगर कांच का एग्जांपल ले, कांच के आप किसी भी टुकड़ा को लीजिए, लेड के कोई भी टुकड़ा को लीजिए, आप कोई भी भाग को लीजिए, भाई एक जैसा गुण होगा, उसका बनावट होगा, इसका मतलब वो समांगी माध्यम हुआ। अच्छा विसमांगी माध्यम जिसकी बनावट एक जैसी हो ही ना, यानी कि असमान रूप से हो, उसको विसमांगी कहेंगे। जैसे मानिए गैस देखे हैं जी, गैस यानी कि वायुमंडल की गैस है, तो वायुमंडल की गैस में क्या ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, कई तरह की गैसों का मिश्रण है। इसका मतलब हम हवा को ले तो किसी भाग में कुछ अलग गुण, किसी भाग में कुछ अलग गुण, सभी भाग की गुण क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, विसमांगी माध्यम हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है जी? देखिए इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चला जाए। इसके बाद देखिए एक आता है प्रकाश के गुण के आधार पर, यानी कि प्रकाश जो है कैसे गति कर रही है, उसके आधार पर पदार्थों को कैसे बांटता है। देखिए एक होता है जिसको कहते हैं पारदर्शी, आप लोग नाम सुने होंगे आई थिंक, पारदर्शी क्या होता है। दूसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। तीसरा जो होता है वो अपना क्या होता है, प्रभासी, प्रभासी। किसी को कोई दिक्कत, देखिए पारदर्शी क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर पदार्थ प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाए, उस तरह की चीजों को पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप कहिएगा सर पारदर्शी का एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कांच, कांच के आर पर प्रकाश हो सकती है जी। अरे कांच का एक भाग कलई नहीं होना चाहिए, कलई समझता है ना, पेंट नहीं होना चाहिए, रुकड़ा नहीं होना चाहिए, आर पार हो जाएगा बिल्कुल। समझ में आ रही है? बोतल प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक पारदर्शी हुआ, आर पार प्रकाश हो जाती है। अच्छा उसी तरह जल आर पार हो गया, वो सब कौन सा पदार्थ होगा, पारदर्शी। जिसके आर पार नहीं हो सकता है, अभी आपको इससे पहले बताए, अगर किसी वर्ड से पहले अ आता है, अगर किसी वर्ड से पहले क्या आता है वो सब अ, इसका मतलब इसका बिल्कुल उल्टा हुआ ना, तो पारदर्शी में आर पार होता है, इसमें आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहिएगा सर किसमें आर पार नहीं हो सकता है, मार्कर में बबुआ होगा, बिल्कुल दिमाग आप लोग का नहीं चलता है, इसमें चलेगा जी, आर पार हो सकता है, प्रकाश मारेंगे बिल्कुल आर पार कर देगा, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अपारदर्शी। अब बताइए कि लकड़ी में हो सकता है, अरे लकड़ी में कैसे हो जाएगा जी, लकड़ी अपारदर्शी है। अच्छा प्रभासी क्या होता है, प्रभासी वैसी होती है जो इन दोनों के बीच में होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे चालक और चालक और उसी में अर्धचालक, उसी तरह है प्रभासी। प्रभासी क्या है, जिसमें प्रकाश के कुछ कण आर पार हो जाए, उसको प्रभासी कहते हैं। तो ये का है जी,
परिभाषी में ही कैसे हो गया? आधा कुछ कण वो निकलेगा, कुछ कण नहीं निकलेगा, ये क्या कह रहे हैं सर जी? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, कुछ कण निकलेंगे और कुछ कण नहीं निकलता है। तो वो कौन कौन सा है आप लोग देखिए। जैसे मानिए कि एक पेपर लीजिएगा, क्या लीजिएगा वो सब? पेपर में तेल लगा दीजिए, बिल्कुल व्हाइट पेपर। आप सोचिए उसमें करंट, उसमें अगर हम मारेंगे लाइट तो क्या प्रकाश के कण आर पार हो सकता है जी? होगा। कुछ अंश ही बाहर निकलेंगे, कुछ अंश इधर ही रह जाएगा। इसका मतलब पेपर पर लगी हुई तेल, यानी कि तेल लगी हुई पेपर में प्रकाश को जब हम प्रवेश कराते हैं तो वो किसकी तरह कार्य करती है? परिभाषी की तरह। तो ये सर दूसरा एग्जांपल दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कांच है, कांच का एक हिस्सा को आप रफ कर दीजिए, ना रुखड़ा कर दीजिए एकदम बिल्कुल उसको। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश जाएगा तो शरीर सही वहां अंदर, लेकिन जिस भाग में रुखड़ा है उस भाग में निकलेगा ही नहीं। समझ में रही है? वहां से वापस आ जाएगा। वही घटना तो होता है प्रकाश का परावर्तन। अभी आप लोग को पढ़ाएंगे कि प्रकाश जब किसी सतह पर टकराती है वापस लौट आती है, वो घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। तो परिभाषी किसी को कोई दिक्कत इन तीनों चीज में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चले। ये देखिए एक सवाल आप लोगों के मन में आता है। देखिए बाबू साहब, ये अभी चैप्टर शुरू नहीं हुई है। चैप्टर का बेसिक, चैप्टर के बारे में जो जो जरूरत होगी आगे आगे हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग को भी समांगी माध्यम आएगा, आप लोग को ये सॉरी का है, इसीलिए हम पहले ही आप लोग को पढ़ा देंगे ताकि आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसको बिल्कुल देखिए। बउआ सब यहाँ पे म छूट गया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग का ध्यान ही नहीं रहता है बोर्ड के ऊपर, बस आप लोग सर क्या कह रहे हैं वो सुनते चलिए, बस इतना ही आप लोग करते हैं और फालतू चीज तो बिल्कुल जल्दी कैच करते हैं आप लोग। देखिए अब होता है एक चीज, सर छाया कैसे बनता है और प्रतिबिंब कैसे बनता है? ये दोनों सवाल में बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो देखिए छाया कैसे बनता है आप लोग बात समझिए। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, प्रकाश अकेले एगो गमन पथ पे चलेगा तो किरण, समूह में चलेगा तो किरण पुंज, एक दूसरे के पैरेलल चलेगा तो समानांतर किरण पुंज, एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकलेगा तो अपसारी किरण पुंज, आर पार हो सकेगा तो पारदर्शी और आर पार नहीं होगा तो अपारदर्शी। कुछ अंश बाहर निकलेंगे पदार्थ से तो परिभाषी होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे चलिए। अच्छा, दीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ जिनका अपना खुद का रोशनी हो, अदीप्त पदार्थ जिनमें अपना खुद की रोशनी ना हो। अब देखिए छाया कैसे बनता है? छाया यानी शैडो। ठीक है, तो छाया यानी शैडो के बारे में बात हो रही है। शैडो, शैडो क्या होता है गौर से समझिए आप लोग। देखिए जब कोई प्रकाश की मार्ग में, जब कोई प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, क्या जब वो सब अपारदर्शी, आप लोग को हम इसीलिए पहले पढ़ाए हैं अपारदर्शी। ठीक है, देखिए गलत हो रही है ना जी अपारदर्शी, इसीलिए हम कह रहे थे कि गलत हो रही है अपारदर्शी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी कि प्रकाश के मार्ग में हमें एक वस्तु रख दी है अपारदर्शी, मानिए ये लकड़ी है। आप क्या कहिएगा जी कि प्रकाश आर पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी है। अपारदर्शी में आर पार होता है जी? नहीं हो सकता है ना। या तो हो सकता है कि ये प्रकाश को अपने पास सोख ले, या हो सकता है इसको वापस भेज दे, आर पार तो कर नहीं सकता। तो इस कंडीशन में प्रकाश यहाँ पर आती है, अगर अपारदर्शी है, सोखने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला, सूख जाएगा यहीं पे, तो प्रतिबिंब का पीछे क्या बनेगा जी? तो छाया बनेगा। प्रतिबिंब का पीछे छाया बनेगा। अब परावर्तन की घटना होती तो यहाँ से टकरा कर आंखों पर पड़ता और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता। देखिए कितने विचित्र बातें हैं। आप लोग इसके ऊपर ध्यान कम देते हैं बिल्कुल। आप लोग इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए। अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, इसमें सब्जेक्टिव आता है बुआ सब, कौन सा माध्यम निम्नलिखित में समांगी है, कौन सा असमांगी है, यानी विसमांगी है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। यानी कि बहुत एक नंबर के यानी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है। लेकिन अब जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो सवाल 2 मार्क्स में पूछता है और इम्पोर्टेंट, वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसका नाम ही है लाइट रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन को समझिए बिल्कुल आप लोग गौर से कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, देखिए मानिए कोई एक चिकनी सी सतह है, चमकीली सतह है। कौन सी सतह है जी? चिकनी सतह, चिकनी
सतह, या आप कह सकते हैं चमकीली सतह। कोई चिकनी सतह है या चमकीली सतह है। अब इस पर क्या होगा जी, अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये टकरा कर कहीं ना कहीं भाग जाएगा। जिस माध्यम से आया, मानिए कि ये कांच है, शीशा है, एक भाग में कलई किया हुआ है, तो क्या होगा, ये गया हवा से, और हवा क्या है जी, एक माध्यम है, हवा एक माध्यम है, इस माध्यम से ये गया कांच में, कांच भी तो एक माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर किया, और ये माध्यम इस प्रकाश को एक्सेप्ट नहीं किया, ये दूसरे मार्ग में चला गया। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश का डाइवर्शन हुआ है, क्योंकि प्रकाश विचलित हुई है, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तित हो गई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाती है। देखिए हवा में आ गया फिर से, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी कोई दिक्कत हो इसमें तो आप लोग हमसे पूछिए, ठीक है। अब देखिए आगे चला जाए जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इसी परावर्तन के आधार पर, इसी परावर्तन के आधार पर कुछ बांटा गया है बातों को। वो कौन कौन सी बातें हैं जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है। देखिए नियमित परावर्तन क्या है, गौर से समझिए। नियमित, क्या नाम है जी, नियमित परावर्तन। देखिए एक बातें समझिएगा आप लोग गौर से, इसमें नाम में है नियमित, मतलब कि नियम होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, नियम। वैसा परावर्तन यदि नियम के अनुसार ना हो तो वो नियमित परावर्तन होगी जी, वो अनियमित हो जाएगा। और नियम के अनुसार हो यानी नियमित रूप से परावर्तित हो तो वो नियमित परावर्तन होगा। जैसे समझिए है बिल्कुल चिकनी सतह है, ये बिल्कुल क्या है जी, चिकनी सतह है। प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे टकरा के चला गया, नियम के अनुसार हो रहा है। चिकनी सतह होनी चाहिए या चमकीली सतह, आप लोग वीडियो बैक करके देखिए, लिखे थे अभी कि चिकनी सतह या चमकीली सतह पर पड़ती है तो अपने माध्यम में वापस आ जाती है, घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये भी चिकनी सतह है, प्रकाश आई टकरा के उसी माध्यम में वापस चली गई, इसका मतलब ये नियम के अनुसार किया, इसलिए कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए नियम के अनुसार ना हो इसका मतलब ये चिकनी ही ना होगी, अरे ये चिकनी ना होगी तभी ना अनियमित होगा जी। तो बात समझिए इसमें क्या होता है अनियमित परावर्तन में, यानी कि खुरदरा होता है। और देखिए ये कोनो रास्ता है जी, ये कोनो चमकीली सतह है, चिकनी सतह है। मानिए अगर चिकना हो भी तो चमकीली हो भी तो चिकनी सतह थोड़ी है, प्लेन सरफेस थोड़ी है जी। मानिए यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे पड़ा इसके ऊपर, ये कोई सा परावर्तन करेगा जी, भाग गया इधर। मानिए इधर से पड़ा, ये भाग गया इधर, ये पूरा नियम के अनुसार हो रहा है जी। इस तरह का परावर्तन कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन बाबू, अनियमित परावर्तन होता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वाली चीजें अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिए। बस ये लास्ट टॉपिक्स आज के लिए, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या क्या इसमें घटना होती है। बिल्कुल बढ़िया से हम लोग कल फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग घबराइए मत, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल पढ़ना है तो बाबू जागना सीखना, ये समझे। रिफ्लेक्शन ऑफ light from plane mirror, यानी कि प्रकाश का परावर्तन चमकीली या चिकनी सतह पर या दर्पण पर, ठीक है। बस बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए ये कोई सतह है, इसमें क्या क्या अब चीजें करनी है। मानिए ये कांच है, ये अभी दर्पण थोड़ी बना है, इसको दर्पण बनाना है। क्या करें, दर्पण बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले याद रखिएगा, दर्पण के एक भाग को चिकनी छोड़ना है और दूसरे भाग को कलई कर देना है या पेंट कर देना है। कलई मतलब घिसिट दो, घिसिट के उसको रफ बना दो, यानी कि इसका मतलब इस भाग में हम पेंट कर दिए। क्या कर दिए बाबू साहब, पेंट कर दिया। पेंट करना मतलब कलई हो गई। ये प्रोसेस क्या, ये क्या हो गया, कलई। क्या हो गया,
कलई कर दिए। अब ये अपना बन चुका है दर्पण, ये अपना बन चुका है दर्पण, लेकिन ये भाग हो गया आपका दर्पण। सब कुछ समझ में आ रही है बातें? ये हो गया आपका दर्पण। दर्पण का एक भाग चिकना है, चमकीला सतह है, अर्थात प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आ रही है, इसीलिए ये किरण होती है, आने वाली जो किरण होती है दर्पण पे आ रही है, इसीलिए इसका नाम है आपतित किरण। कौन सी किरण बाबू? आपतित किरण। किसी को कोई दिक्कत? जिस सतह पर पड़ी परावर्तन की क्रिया कराएगा वो सतह, अर्थात तो वो सतह कहलाता है परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या है, समझ में आ रही है? देखिए, दर्पण का एक भाग कलई है, कलई है यानी कि हम कलई कहे या इसको कह दे कि पेंट कर दिया गया है, ठीक है, पेंट कर दिए तो एक भाग क्या हो गया। अरे आप लोग अपने घर पे दर्पण नहीं देखे हैं जी, एक भाग कलई होता है तभी ना हम लोग दिखते हैं उसमें। तो जिस भाग में प्रकाश आ रही है ना, जिस सतह पे, उस सतह होगा परावर्तक सतह, और परावर्तन यहीं पे घटता है, आने वाली किरण है, इसीलिए आपतित किरण है ये, ठीक है। और ये दर्पण पे पड़ रही है जिस बिंदु पर ना, उस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। का नाम हो जाता है वो सब? आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण आकर बिंदु पर गिरी, इसीलिए आपतन बिंदु। बातें समझ में आ रही है? नाम में ही अर्थ छिपा रहता है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देता है। देखिए, आपतन बिंदु से परावर्तन की क्रिया करके इस तरह भाग जाएगा, मतलब है चल जाएगा दूर इधर। इसका मतलब क्या हुआ? जो परावर्तन करके किरण भाग रही है, इसका मतलब परावर्तित किरण। कौन सी किरण ये? परावर्तित किरण। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरा उसका आपतन बिंदु, जिस सतह पर आया परावर्तक सतह, परावर्तन करके भागा तो परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? इन दोनों किरणों के बीच हम एक डाल देते हैं नॉर्मल, अभिलंब। क्या डाल देते हैं जी? अभिलंब। कोई दिक्कत? अब ये कहलाता है अभिलंब। इसका क्या नाम है जी? अभिलंब। नॉर्मल लाइन है ये। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब आप देखिए, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है। ये आपतित किरण था, इसीलिए इसका नाम हो जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण बाबू? आप लोग देखिए, उल्टा लिख रहा है ना जी, आप लोग सही लिखे हो, आपतन कोण। इसका क्या नाम हो जाता है जी? आपतन कोण। समझ में आ रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन। कौन सा कोण बाबू? परावर्तन कोण। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? देखिए, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, एंगल आई। परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एंगल आर। तो परावर्तन के कुछ नियम भी होता है, ठीक है। नियम कौन कौन है जी? आप लोगों को पता है ना? चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। क्या होता है जी? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब आपतन कोण का मान जितना होगा, परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होना चाहिए। नियम है। कौन सा नियम है? प्रकाश के परावर्तन का नियम में दूसरा नियम यह है। तो सर पहला नियम का है जी? पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में होता है। एक ही तल मतलब एक ही तल में है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे, और एंगल आर और एंगल आई जो होगा आपस होगा, जो ये क्या होगा जी? बराबर। दिक्कत? चलिए एक सवाल बोलता हूँ, बोलिएगा। यदि कोई चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है, कितना डिग्री के? 45। तो कमेंट में बताओ तो आर का मान कितना होगा बाबू साहब? कमेंट में बोलो जल्दी जल्दी। इसका भी मान 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि नियम है। क्योंकि ये क्या है? नियम है। एक सवाल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि अभिलंब दे देता है या कह देता है एक सतह पर या दर्पण पे डायरेक्ट प्रकाश की किरण आ रही है, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा जी? 90 डिग्री। अभिलंब की तरह डायरेक्ट ना आ रहा है जी वो, तो दर्पण पे डायरेक्ट आएगा अभिलंब की तरह। इसका मतलब डायरेक्ट बिंदु पर गिरा, आप क्या कहिएगा? ये ना अभिलंब हुआ है जी, अभिलंब के बीच में कौन कोण बना? 90 डिग्री।
यानी कौन कोण बना जी 90 डिग्री। इसका मतलब जब प्रकाश की किरण दर्पण पर सीधी पड़ती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह का फिगर आप लोगों को नोट्स में भी बनाया गया है। आप लोग का ये जो क्लास है आज यहीं पे हम खत्म करते हैं और आगे की पढ़ाई जो होगी कल किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इसको अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, हर एक चीज़। और इसमें जो भी थोड़ी सी गलती हो रही है या आपके देखने पर आप लोग उसको बताइए, हम लोग उसको सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का प्यार चाहिए ताकि हम लोग अच्छी वीडियो को बनाए। आप लोगों का एक लाइक मोटिवेट करता है इस तरह की अच्छी वीडियो बनाने में। ठीक है, अगर आप लोग लाइक नहीं करिएगा तो हम लोगों का हौसला ही नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग कहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए।